हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसके लीड रोल में मनोज बाजपेयी सर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी सिंपलर प्रेजेंट करता है भैया जी। मूवी की शुरुआत में हम रामचरण त्रिपाठी को देखते हैं, जिसे गाँव वाले प्यार से भैया जी कहते हैं, जिसकी शादी की तैयारी हो रही थी और उसकी शादी मैथिली नाम के लड़की के साथ होना है। रामचरण और मैथिली एक दूसरे से प्यार करते हैं। रामचरण का छोटा भाई है वेदांत, जो अपने दोस्तों के साथ फिलहाल दिल्ली में है और वह वापस बिहार आ रहा है। वेदांत अपने बड़े भाई को चिढ़ाने के लिए अपनी होने वाली भाभी यानी कि मैथिली से कहता है कि आप नेशनल शूटर हो, तो आपने भाई को कैसे पसंद कर लिया। यह सुनकर रामचरण गुस्सा हो गया, लेकिन वेदांत तो बस मजाक कर रहा होता है। अगले सीन में हम अभिमन्यु नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ दारू पीते हुए गाड़ी चला रहा था। अभिमन्यु और उसके दोस्त पराठा खाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाते हैं। इधर वेदांत भी बिहार जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, लेकिन फिर से उसके भाई रामचरण उसे फोन करके पूछता है कि तुमने ट्रेन पकड़ लिया क्या। लेकिन वेदांत कहता है कि अभी टाइम है और मैं अपने दोस्तों के साथ पराठा खाने के लिए आया हूँ। वैसे तो वेदांत रामचरण का सौतेला भाई है, लेकिन फिर भी रामचरण अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। इधर रामचरण के घर में हम देखते हैं, जहाँ शादी की पूरी तैयारी हो गई थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके और मैथिली की हल्दी की रस्म होने वाला था। पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम चंद्रभान को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि एक लड़की ने उसके बेटे अभिमन्यु के खिलाफ रिपोर्ट करवाई है, क्योंकि उसके बेटे ने उसके साथ जबरदस्ती किया था। यहाँ पुलिस वाले भी चंद्रभान के साथ मिले हुए थे, क्योंकि चंद्रभान एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। वो लड़की उसे धमकी देती है कि वह हाई कोर्ट में जाकर अपील करेगी और अभिमन्यु को दोषी ठहराएगी। लड़की के माता पिता भी उसे चुप रहने को बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता था कि चंद्रभान एक बहुत बड़ा गुंडा है और वह कुछ भी कर सकता है। अब उस लड़की की बात सुनकर चंद्रभान को बहुत गुस्सा आता है, जिससे उस लड़की को वहीं पर मार देता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रामचरण के दो आदमी नियाज और भोला दोनों रेलवे स्टेशन वेदांत को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन लोगों को पता चलता है कि रेलवे स्टेशन पर वेदांत पहुंचा ही नहीं। जब यह बात रामचरण को पता चलती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वेदांत का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। रामचरण वेदांत के दोस्त को भी फोन लगाता है, बट वो लोग भी फोन नहीं उठा रहे होते। यह जानकर वेदांत की माँ यानी कि रामचरण की छोटी अम्मा बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोच रही थी कि आखिर उसके बच्चे को क्या हुआ होगा। रामचरण अपनी छोटी अम्मा को समझाता है कि वेदांत को कुछ नहीं हुआ है। तभी रामचरण को दिल्ली के पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जिससे पता चल रहा है कि उसके भाई वेदांत का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे तुरंत दिल्ली आना होगा। यह जानकर रामचरण बहुत ज्यादा घबराने लगता है और उसकी छोटी अम्मा भी रोने लगती है, लेकिन रामचरण छोटी अम्मा को समझाता है कि वेदांत को कुछ नहीं होगा और मैं खुद दिल्ली जाकर उसे वापस लेकर आऊंगा। रामचरण अपने दोनों आदमी नियाज और भोला के साथ मिलकर दिल्ली के लिए निकलता है। दिल्ली पहुंचने के बाद वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहां उसकी मुलाकात इंस्पेक्टर मगन से होती है। रामचरण बताता है कि वेदांत उसका छोटा भाई है। तब मगन उन लोगों को बताते हैं कि कल रात दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और अब उसकी बॉडी मुर्दा घर में रखी हुई है। यह सुनकर तो रामचरण के होश उड़ जाते हैं। वो दौड़ते हुए मुर्दा घर पहुंचता है और जब वेदांत की बॉडी देखता है तब भोला कहता है कि यह हमारा वेदांत नहीं है। मगन मुर्दा घर के इंचार्ज से पूछता है कि यहाँ जो लड़के की बॉडी रखी हुई थी वो कहाँ है। इंचार्ज कहता है कि उस लड़के को अभी तुरंत जलाने के लिए ले जाया गया है। फिर वो सभी वहाँ से भागते हैं और शमशान घाट पहुँचते हैं और इधर हम शमशान घाट में देखते हैं कि चंद्रभान अपने बेटे अभिमन्यु के साथ था और वहाँ पर वेदांत की डेड बॉडी भी थी। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि वेदांत की सांसें चल रही होती है और वो जिंदा था, लेकिन बेहोश हालत में। यह भी पता चलता है कि अभिमन्यु ने ही उसका एक्सीडेंट किया था। चंद्रभान वेदांत की बॉडी को जलाने के लिए अंदर भेज देता है और इसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद रामचरण वहाँ पहुँच जाता है और देखता है कि उसके छोटे भाई वेदांत का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। यह सब कुछ होने के बाद रामचरण बहुत ज्यादा रोने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपनी छोटी अम्मा से क्या बोलेगा। अंतिम संस्कार हो जाने के बाद रामचरण अपने भाई वेदांत की अस्थियां लेकर वापस बिहार जा रहा होता है और तब वो नियाज से कहता है कि दिल्ली स्टेशन चलने को। फिर वो सभी दिल्ली स्टेशन जाते हैं, जहाँ रामचरण वेदांत के दोनों दोस्तों से मिलता है, जो उनको पूरी कहानी बताता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि पिछली रात वेदांत अपने दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पराठा खाने के लिए आया था। वहीं पर अभिमन्यु भी अपने आदमियों के साथ पराठा खाने के लिए आया हुआ था। लेकिन जब वो तीनों
दोस्त पराठा खाने के लिए ऑर्डर देते हैं तब अभिमन्यु का आदमी उनके दिए हुए ऑर्डर से पराठा खाने लगता है। यह देखकर वेदांत के दोनों दोस्तों को गुस्सा आ जाता है और अपना पराठा लेने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। बट वेदांत झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक अभिमन्यु का एक आदमी बंदूक निकाल लेता है और उन दोनों को मारने की धमकी देता है। अभिमन्यु भी वहां पर पहुंच गया था और उन तीनों के साथ वो भी झगड़ने लगता है, लेकिन वेदांत अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अभिमन्यु को धक्का देता है, जिसके चलते अभिमन्यु का चेहरा तवे से चिपक जाता है और उसका आधा चेहरा जल जाता है। अभिमन्यु का आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वेदांत को ठोक देता है, जिसके चलते वेदांत वहीं पर गिर गया था। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में बैठता है और गुस्से में आकर वेदांत के बॉडी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, जिस वजह से वेदांत की वहीं पर मौत हो गई थी। और यह सब देखकर वेदांत के दोस्त वहां से भाग गए थे। यह पूरी कहानी सुनने के बाद रामचरण को समझ आ गया था कि उसके भाई का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। नियाज मैथिली को फोन करके बता देता है कि वेदांत की मौत हो चुकी है। यह सुनकर तो मैथिली भी हैरान हो गई थी। अगले दिन रामचरण वेदांत की अस्थियां लेकर घर पहुंचता है, जिससे अस्थियों को देखकर छोटी अम्मा बहुत रोने लगती है। रामचरण अपने भाई की अस्थियां नदी में बहा देता है, बट वेदांत की आत्मा उसे हर जगह दिखाई देने लगती है। घर में आकर वो वेदांत के नाम का अन्न पक्षियों को चढ़ाता है, लेकिन कोई भी पक्षी उस अन्न को नहीं खाता। यह देखकर छोटी अम्मा समझ गई थी कि उसके बेटे वेदांत की आत्मा को शांति नहीं मिली और उसकी आत्मा भटक रही है। रामचरण सोच लेता है कि वह अपने भाई की मौत का बदला लेकर रहेगा और जिसने भी यह मर्डर किया है वो उसे मौत के घाट उतार देगा। रामचरण अपने परिवार को कहानी बताता है और कहता है कि उसके पिता देवचरण गांव के सरपंच के मुनीम थे और गांव के सभी लोग उन्हें इज्जत देते थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा यानी कि रामचरण अपने पिता से पूरा उल्टा था और वह अपने पिता के बताए हुए रास्ते में चलता तो था, लेकिन अगर कोई भी उसके परिवार के ऊपर संकट बन के आता था तो रामचरण उसको सबक सिखाता और इसलिए पूरे गांव में रामचरण को सभी लोग भैया जी कहकर बुलाते थे। रामचरण अपने समय में दंगा फसाद मारपीट करने में काफी फेमस था, यानी कि वो एक रॉडी था। इसलिए उसके पिता ने लिखवा लिया था कि आज के बाद वह कभी भी मारपीट और दंगा फसाद नहीं करेगा और अपनी छोटी अम्मा और अपने छोटे भाई का ध्यान रखेगा। इसलिए रामचरण उसके बाद से दंगा फसाद मारपीट करना छोड़ दिया था। लेकिन अब वह अपने भाई वेदांत की मौत का बदला लेने के लिए अपने पुराने रूप में आएगा और उसके घर में एक खानदानी निशान भी है, जिसे पूरे गांव में दिखा दिया जाता है और बता दिया जाता है कि भैया जी अब अपने पुराने रूप में आ चुके हैं और अपने पिता से लिखवाया हुआ पेपर भी जला देता है। रामचरण मगन को बंदी बनाकर ले आता है और पूछता है कि उस रात एक्सीडेंट में मेरे भाई को किसने मारा था। मगन सब कुछ बता देता है कि चंद्रभान के बेटे अभिमन्यु ने उसके भाई को मारा है और उसका मोबाइल नंबर भी दे देता है। यह सब जानने के बाद रामचरण मगन को छोड़ देता है। मगन तुरंत चंद्रभान को फोन करके बता देता है कि उसने वेदांत के घर वालों को बता दिया है कि उन्होंने वेदांत को मारा है। चंद्रभान पूछता है कि उसका नाम क्या है, तब मगन बताता है कि गांव के लोग उसे भैया जी कहकर बुलाते हैं। चंद्रभान अपने आदमियों से पूछने लगता है कि भैया जी नाम के किसी आदमी को पहचानते हो क्या। तभी वहाँ पर उसका पंडित आता है और कहता है कि हम जानते हैं कि भैया जी कौन है। तभी वहाँ चंद्रभान के मोबाइल पर भैया जी का फोन आता है, जो चंद्रभान से कहता है कि मैं आ रहा हूँ। पंडित जी चंद्रभान को भैया जी के बारे में सब कुछ बता देता है कि वह किस तरह का इंसान है और बहुत से गुंडे मवालियों को उन्होंने मौत के घाट उतारा है और वह यहाँ आकर सभी को मार डालेगा। अगले दिन भैया जी अपने गांव में सभी लोगों के साथ चंद्रभान के घर पहुंच जाते हैं और अभिमन्यु को वहां से ले जाना चाहते हैं, लेकिन चंद्रभान कहता है कि मेरे बेटे से भूल हो गई और उसके लिए वह माफी मांगता है और भैया जी को मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन भैया जी इसके लिए राजी नहीं होता और वो सिर्फ अभिमन्यु को यहाँ से लेकर जाना चाहता है। चंद्रभान और ज्यादा गुस्सा हो गया था और बताता है कि पूरे क्षेत्र को पता है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भैया जी चंद्रभान को धमकी देता है कि अगर अपने बेटे को मुझे नहीं सौंपा तो पूरे हवेली में मौत का तांडव होगा। और यह कहकर भैया जी अपने सारे आदमियों को लेकर वहां से चले जाते हैं। रामचरण के साथ और भी बुजुर्ग लोग थे जो वेदांत से बहुत प्यार करते थे और उसकी मौत का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन रामचरण उन सभी को वापस घर जाने को बोलता है क्योंकि उन लोगों की ऐसी हालत नहीं है कि वे लोग लड़ पाए। इसके बाद रामचरण से मिलने चंद्रभान के घर में काम करने वाला बावर्ची आता है और कहता है कि अभिमन्यु विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वो सभी अभिमन्यु को मारने के लिए प्लानिंग करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अभिमन्यु को मारने के लिए एक गुंडे के गैंग को सुपारी दे रहा होता है। इधर अभिमन्यु विदेश जाने के लिए निकलता है, जिसके बाद घर का बावर्ची रामचरण को फोन करके बता देता है कि अभिमन्यु विदेश
जाने के लिए निकल चुका है और वो लाल रंग की गाड़ी में बैठा है। रास्ते में हम फिर उसी गुंडे के गैंग को देखते हैं और वो अभिमन्यु के गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि अभिमन्यु अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। और थोड़ी दूर में रामचरण, नियाज और भोला के साथ मिलकर वहां पर पहुंच गया था। रामचरण अपने दोनों आदमियों को वहीं पर रुकने को कहता है और खुद अभिमन्यु को पकड़ने के लिए चला जाता है। अभिमन्यु उन गुंडों से अपनी जान बचाते हुए भागता है और सामने उसे रामचरण दिखाई देता है। तभी हम देखते हैं कि चंद्रभान अपनी गाड़ी लेकर पहुंच गया था और यहाँ पता चलता है कि असल में वो गुंडे के गैंग चंद्रभान के लिए ही काम कर रहे थे। रामचरण को पकड़ने के लिए अभिमन्यु चाकू निकालता है और उसके पेट में गोप देता है, जिसके बाद सारे गुंडे रामचरण को घेर लेते हैं, लेकिन रामचरण सभी गुंडों को मारने लगता है। बट चंद्रभान अपनी बंदूक निकालकर रामचरण पर गोली चला देता है, जिससे कि रामचरण पुल के नीचे पानी में गिर जाता है। यह सब कुछ दूर से नियाज और भोला देख रहे होते हैं और रामचरण को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं और तुरंत नदी में जाकर रामचरण की बॉडी को निकालते हैं। उसी रात को रामचरण की लाश ढूंढने के लिए चंद्रभान पुल के नीचे आता है, बट उसके आदमियों को रामचरण की लाश नहीं मिलती, इसलिए वो अपने आदमियों को रामचरण को ढूंढने के लिए लगा देता है। इधर भोला और नियाज दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि रामचरण को गोली लगी हुई थी और चारों तरफ चंद्रभान के आदमी उसे ढूंढ रहे थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, इसलिए नियाज मैथिली को फोन करके बता देता है कि भैया जी को गोली लगी है और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। यह सुनकर मैथिली और छोटी अम्मा दोनों रामचरण को देखने के लिए निकल जाते हैं। इधर गांव के लोगों को भी पता चल गया था कि रामचरण को गोली लगी है और उसकी हालत बहुत खराब है, तो वो भी उससे मिलने के लिए प्लानिंग करते हैं। इधर पूरे शहर में चंद्रभान के आदमी रामचरण को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मैथिली और छोटी अम्मा दोनों रामचरण के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी चंद्रभान का एक आदमी उन लोगों को देख लेता है और वो चंद्रभान को खबर कर देता है कि रामचरण का पता मिल गया। छोटी अम्मा रामचरण को हॉस्पिटल भेजने का प्रबंध करती है और एक गाड़ी में प्रेस का फोटो लगाकर रामचरण को हॉस्पिटल में लेकर चली जाती है, ताकि चंद्रभान के आदमी पहचान न पाए कि इस गाड़ी में रामचरण है। इधर चंद्रभान के आदमी रामचरण को ढूंढते हुए उसी लोकेशन में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां उन लोगों को कोई भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ बिहार के चीफ मिनिस्टर को भी इन दोनों के झगड़े के बारे में पता चल गया था और उन दोनों के बीच हुई दुश्मनी के कारण उनकी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए पार्टी का एक आदमी चंद्रभान को फोन करके बताता है कि भैया जी आपके सामने कुछ भी नहीं है और हम सब आपके साथ ही हैं और पार्टी के लिए फंड मांगता है। चंद्रभान पार्टी के लिए फंड भेजने का प्रबंध करता है। इधर हॉस्पिटल में देखते हैं कि रामचरण का इलाज चल रहा था। रामचरण को जब होश आता है तो वह बहुत रोने लगता है क्योंकि वो अपने भाई की मौत का बदला नहीं ले पाया और वो मैथिली से कहता है कि तुम किसी दूसरे लड़के को पसंद कर लो और उसे शादी कर लो, क्योंकि मेरा कोई भरोसा नहीं मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा। लेकिन मैथिली मना कर देती है और कहती है मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ। रामचरण अपनी छोटी अम्मा को देखकर परेशान हो जाता है और निराज को छोटी अम्मा को वापस घर छोड़कर आने के लिए कहता है। इधर चंद्रभान अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर मीटिंग करता है और पार्टी को फंड पहुंचाने की तैयारी करता है, लेकिन चंद्रभान मगन को बाहर बैठने के लिए कहता है क्योंकि मगन एक नंबर का डरपोक आदमी है और वो अगर रामचरण से डर जाएगा तो वो सारी बात उसे बता देगा जो उनके बीच होने वाली है, इसलिए मगन को बाहर बैठने के लिए कहा जाता है। चंद्रभान सभी को रेलवे यार्ड तक फंड पहुंचा देने के लिए कहता है। इधर मैथिली रामचरण से कहती है कि यह हॉस्पिटल में रुकने से खतरा और बढ़ सकता है, इसलिए हमें कहीं और दूर जाना होगा। फिर मैथिली और भोला मिलकर रामचरण को लेकर एक ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं आता जाता था और भोला रामचरण के लिए दवाई लेने के लिए चला जाता है। इधर पंडित को पता चल गया था कि रामचरण कहाँ है और वो चंद्रभान को उस जगह का लोकेशन बता देता है। रात के समय चंद्रभान के आदमी बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां रामचरण को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट मैथिली सभी को देख लेती है और अपनी बंदूक निकालकर एक एक को मारने लगती है, लेकिन एक गुंडा मैथिली के ऊपर हमला कर देता है और उसे जान से मारने वाला था कि तभी वहां पर रामचरण पहुंच जाता है और अपने भाले से उस गुंडे को मार देता है। रामचरण पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वो दोनों मिलकर सभी को खत्म कर देते हैं। अगले दिन मगन रामचरण से मिलने के लिए आता है और रामचरण का साथ देने लगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि चंद्रभान अब उस पर भरोसा नहीं करता, इसलिए मगन अब रामचरण की मदद करने का फैसला कर लेता है और बता देता है कि चंद्रभान पार्टी फंड पहुंचाने के लिए रेलवे यार्ड जाने वाला है। इधर अभिमन्यु अपने सारे आदमियों के साथ फंड लेकर रेलवे यार्ड पहुंच जाता है और सारा फंड पार्टी को देने की तैयारी करता है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहां पर
रामचरण पहुंच गया है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। इधर नियाज और भोला भी सारे आदमियों को मारने लगता है और रामचरण अभिमन्यु के साथ लड़ता है और अपने सिगरेट से अभिमन्यु का चेहरा जला देता है और उसे लेकर रेलवे की पटरी में चला जाता है। लेकिन अभिमन्यु अपने पिता को फोन लगाता है और वीडियो कॉल में रामचरण देखता है कि उसकी छोटी अम्मा चंद्रभान के कब्जे में है। रामचरण अभिमन्यु को लेकर चंद्रभान के घर पहुंचता है। चंद्रभान अपने आदमियों से रामचरण के ऊपर गोली चलाने को कहता है, लेकिन रामचरण के गाड़ी के ऊपर उसने अभिमन्यु को बांध रखा था। ये देखकर चंद्रभान अपने आदमियों से गोली चलाने को मना करता है। रामचरण देखता है कि उसकी छोटी अम्मा को लटका के रखा गया है और नीचे चारों तरफ आग जल रही है। रामचरण अभिमन्यु को नीचे गिरा देता है और अपनी छोटी अम्मा को आग से जलने से बचा लेता है। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तब छोटी अम्मा रोने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? वेदांत अब इस दुनिया में नहीं है और मैं इस दुनिया में रहकर क्या करूंगी? चंद्रभान वहां पर आकर बताता है कि मैंने वेदांत को जिंदा जलाया था। यह सुनकर छोटी अम्मा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रामचरण से कहती है कि मुझे मेरे बेटे का बदला चाहिए। चंद्रभान का एक आदमी बंदूक लेकर रामचरण को मारने के लिए आता है। तभी हम देखते हैं कि मैथिली वहां पर पहुंच जाती है और अपनी बंदूक से सभी को निशाना लगाकर गोली मारने लगती है। फिर वहां पर बूढ़े लोग भी आ जाते हैं जो छोटी अम्मा को लेकर वहां से भाग निकलते हैं, लेकिन एक बूढ़ा आदमी रामचरण को अपना हाथ दिखाकर वहां से चला जाता है। रामचरण हवेली पर पहुंचता है और वहां उसे एक हाथ का निशान दिखाई देता है और वो हाथ का निशान देखकर समझ जाता है कि वहीं पर बंदूक रखी हुई है और यही चीज वो बूढ़ा आदमी रामचरण को अपने हाथ दिखाकर इशारे में बता रहा था। रामचरण बंदूक निकालकर सभी के ऊपर हमला करता है और इधर मैथिली भी सभी गुंडों से लड़ रही होती है। रामचरण चंद्रभान को ढूंढ लेता है और उसे मारने लगता है। फिर वहां पर अभिमन्यु भी पहुंच जाता है, बट रामचरण उसे भी बहुत बुरी तरह मारता है। चंद्रभान अपना हथियार निकालकर रामचरण के ऊपर हमला करने लगता है। रामचरण अपने भाई को याद करता है और अपना भाला उठाकर दोनों के ऊपर हमला करता है और दोनों को आग के अंदर फेंक देता है, जिससे कि दोनों बाप बेटे की वहीं पर मौत हो जाती है और इस तरह रामचरण अपने भाई की मौत का बदला ले लेता है। फिर वो सभी लोग अपने घर लौट आते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि रामचरण फैसला करता है कि आज के बाद वह कभी भी मारपीट नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये था भैया जी मूवी की कहानी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, साथ ही लाइक और शेयर भी कीजिए और इसी तरह के नई स्टोरी देखने के लिए कमेंट भी कीजिए। तो अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।